हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में, आईएएस एग्ज़ाम के बारे में। और लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है ना, वैकल्पिक विषय आप लोग चुनते हैं ना, तो उसका इतिहास का हम लोगों ने पाठ्यक्रम देखा था। यानी कि इतिहास ऑप्शनल का सिलेबस हम लोगों ने कवर किया था। आप लोगों से इतना कह सकता हूँ भरोसे के साथ, यकीन है इतना, कि अगर आपके दिमाग में यूपीएससी से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग जाकर इस प्लेलिस्ट सूची यूपीएससी एग्जाम को कवर कर लीजिएगा। इन सभी क्लासों को आप लोग देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि आपके दिमाग में फिर कोई सवाल रह जाएगा। जीरो से लेकर हम लोगों ने शुरू किया है। और फॉर्म भरने के पहले क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, पूरी जानकारी, आपके पास कितने अटेम्प्ट है, कितनी अधिकतम उम्र होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। फिर हम लोगों ने प्रीलिम्स के सिलेबस पैटर्न, मुख्य परीक्षा का पैटर्न, तो इन सबको आप लोग देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में हमें यूपीएससी के जो ऑप्शनल होता है, और आप देखते हैं कि ऑप्शनल में कोई भी सब्जेक्ट आप लोग चूज करिए, मतलब आप चॉइस करिए, यानी कि चुनिए। आप लोग आपके दो पेपर देखने को मिलते हैं। विकल्प ऑप्शनल में पहला पेपर जो 3 घंटे का होता है, 250 नंबर का रहता है। और दूसरा विकल्प का दूसरा भी पेपर आप देखेंगे 3 घंटे का रहता है, 250 नंबर का रहता है। और आज हम लोग भूगोल पर बात करेंगे, भूगोल ऑप्शनल को देखेंगे। तो आप लोग अगर कोई भूगोल चुनता है तब भी आप देखते हैं कि दो ही पेपर होंगे आपको ऑप्शनल में। और ऑप्शनल फाइनल मेरिट लिस्ट में जिससे आपको पद मिलता है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो बड़े ध्यान से आप लोग जिसमें जिसमें आप लोग कंफर्ट हो वही आप लोग सब्जेक्ट रखिएगा, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे 3 भागों में हम लोग देखेंगे, एक फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो हम लोग पहले प्रश्न पत्र का देखते हैं, जिसके लिए आपके पास 3 घंटे का समय रहेगा और 250 नंबर उसके लिए रहेंगे। इसमें से कितना अच्छा आप लोग स्कोर कर सकते हैं, उसी के आगे आप देखेंगे कि आपको पद भी उतना ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोग्राफी, इसमें प्राकृतिक भूगोल आप लोग पढ़ेंगे, फिजिकल जियोग्राफी, और इसमें आप लोग भू आकृतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और भू आकृतिक विकास के नियंत्रण कारक, अंतर्जात बाह्यजात बल, भूपरपटी का उद्गम एवं विकास, भू चुंबकत्व के मूल सिद्धांत, पृथ्वी के अंतरंग की प्राकृतिक दशाएं, भू अभिनति, महाद्वीपीय विस्थापन, समस्थिति, प्लेट विवर्तनिकी, पर्वतोत्पत्ति के संबंध में अभिनव विचार, ज्वालामुखीता, भूकंप एवं सुनामी, भू आकृति चक्र एवं दृश्य भूमि विकास की संकल्पनाएं, अनाच्छादन, कालानुक्रम, जलमार्ग आकृति विज्ञान, अपर्दन पृष्ठ, प्रवणता विकास, अनुपयुक्त भू आकृति विज्ञान और भूजल विज्ञान, आर्थिक भूविज्ञान एवं पर्यावरण, इसमें आप लोग पढ़ेंगे भू आकृतिक विज्ञान में। तो इसे आप लोग कवर करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे जलवायु विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विश्व के ताप एवं दाब कटिबंध जो है उनके बारे में देखेंगे। पृथ्वी का तापीय बजट क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। वायुमंडल परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल स्थिरता, अस्थिरता, भूमंडलीय एवं स्थानीय पवन, मानसून एवं जेट प्रवाह, वायु राशि एवं वाताग्र जनन, कोपेन, थॉर्नबेट एवं त्रिवार्था का विश्व जलवायु वर्गीकरण, जलीय चक्र, विश्व जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका और अनुक्रिया। और आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया प्रभावित है। अनुपयुक्त जलवायु विज्ञान और नगरीय जलवायु, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। क्या होगा? पढ़ना होगा भाई। तो इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। उसके बाद समुद्र विज्ञान पर आएंगे हम लोग। इसमें अटलांटिक, हिंद एवं प्रशांत महासागर की तलीय स्थलाकृति, महासागरों का ताप, लवणता, ऊष्मा एवं लवण बजट, महासागरीय निक्षेप, तरंग धाराएं, ज्वार भाटा, समुद्री संसाधन, जीवीय, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, प्रवाल भित्तियां, प्रवाल विरंजन, समुद्री तल परिवर्तन, समुद्री नियम और समुद्री प्रदूषण के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये सब आप लोगों को पढ़ना है, याद रखिएगा। फिर हम लोग जीव भूगोल पर आएंगे। मृदा की उत्पत्ति यानी कि मिट्टी की उत्पत्ति,
मृदाओं का वर्गीकरण एवं वितरण, मृदा परिच्छेदिका, मृदा अपरदन, न्यूनीकरण एवं संरक्षण, पादप एवं जंतुओं के वैश्विक वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, वन अवरोपण की समस्याएं एवं संरक्षण के उपाय, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, वन्य जीवन, प्रमुख जीन पूल केंद्र, इनके बारे में पढ़ना होगा। फिर आप लोग पर्यावरणीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पारिस्थितिकी सिद्धांत, मानव पारिस्थितिक अनुकूलन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, वैश्विक एवं क्षेत्रीय पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं असंतुलन, पारितंत्र, उनका प्रबंधन एवं संरक्षण, पर्यावरणीय निम्नीकरण, प्रबंधन एवं संरक्षण, जैव विविधता एवं संपोषणीय विकास और पर्यावरणीय शिक्षा एवं विधान आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर हम लोग मानव भूगोल में आएंगे और मानव भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आप देखेंगे मानव भूगोल में संदर्भ में आप क्षेत्रीय विभेदन, प्रादेशिक संश्लेषण, द्विभाजक एवं द्वैतवाद, पर्यावरणवाद, मात्रात्मक क्रांति, अवस्थिति विश्लेषण, उग्र सुधार, व्यवहारिक, मानवीय एवं कल्याण उपागम, भाषाएं, धर्म एवं धर्म निरपेक्षता, विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश, मानव विकास सूचकांक, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल के बारे में हम लोग बात करेंगे। विश्व आर्थिक विकास, माप एवं समस्याएं, विश्व संसाधन एवं उनका वितरण, ऊर्जा संकट, समृद्धि की सीमाएं, विश्व कृषि, कृषि प्रदेशों की प्रारूपता, कृषि निवेश एवं उत्पादकता, खाद्य एवं पोषण समस्याएं, खाद्य सुरक्षा, दुर्भिक्ष कारण, प्रभाव एवं उपचार, विश्व उद्योग, अस्थानिक प्रतिरूप एवं समस्याएं, विश्व व्यापार के प्रतिमान के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप लोग जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें विश्व जनसंख्या की वृद्धि और वितरण, जनसांख्यिकीय गुण, प्रवासन के कारण एवं परिणाम, अतिरेक, अल्प एवं अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पनाएं, जनसंख्या के सिद्धांत, विश्व की जनसंख्या समस्याएं और नीतियां, सामाजिक कल्याण एवं जीवन गुणवत्ता, सामाजिक पूंजी के रूप में जनसंख्या, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप, ग्रामीण बस्तियों में पर्यावरण मुद्दे, नगरीय बस्तियों का पदानुक्रम, नगरीय आकारिकी, प्रमुख शहर एवं श्रेणी के आकार प्रणाली की संकल्पना, नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, नगरीय प्रभाव क्षेत्र, ग्राम नगर उपांत, अनुषंगी नगर, नगरीकरण की समस्याएं एवं समाधान, नगरों का संपोषणीय विकास, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। और फिर आप लोग क्या पढ़ेंगे, प्रादेशिक आयोजन, इसमें प्रदेश की संकल्पना, प्रदेशों के प्रकार एवं प्रदेशीकरण की विधियां, वृद्धि केंद्र तथा वृद्धि ध्रुव, प्रादेशिक असंतुलन, प्रादेशिक विकास कार्यनीतियां, प्रादेशिक आयोजन में पर्यावरणीय मुद्दे, संपोषणीय विकास के लिए आयोजन, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। फिर आप देखेंगे मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत एवं नियम के बारे में पढ़ना होगा। मानव भूगोल में तंत्र विश्लेषण, माल्थस का, मार्क्स का और जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल, क्रिस्टावर एवं लॉस का केंद्रीय स्थान सिद्धांत, पेरू एवं बूधविद बीए, ये आप देखेंगे बॉन थूनेन का कृषि अवस्थिति मॉडल, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल, ऑस्टोप का वृद्धि अवस्था मॉडल, अंता भूमि एवं बहिर्भूमि सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और सीमांत क्षेत्र के नियम पढ़ने होंगे। तो इतना पढ़ना है आप लोगों को पहले पेपर के लिए, यानी कि 250 नंबर के लिए, ठीक है। और ये सभी जो भी क्वेश्चंस आएंगे ये आप देखेंगे लिखित में होंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ गोला भरने का कोई काम नहीं रहेगा। आप लोग कॉलेज लाइफ में या 10वीं 12वीं में आप लोग देखते होंगे कि ये क्वेश्चंस दे देता था, उसका आंसर आप लोगों को लिखना होता था, लेकिन वहाँ अलग बात रहती थी। या आप देखिए किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और आप देखेंगे एक बात और, इसके लिए टाइमिंग मायने रखती है और आपकी शब्द सीमा भी मायने रखती है, तो बड़ा ध्यान देकर लिखना होगा। फिर आप देखते हैं कि दूसरा पेपर होता है आपका ऑप्शनल का, और इसके लिए भी आपके पास 250 नंबर ही रहेंगे और 3 घंटे का ही समय रहेगा। तो इसके लिए क्या पढ़ना होगा आपको, इसके लिए आपको भारत का भूगोल पढ़ना होगा। इसमें आप लोग भौतिक विन्यास पढ़ेंगे, पड़ोसी देशों के साथ भारत का अंतरिक्ष संबंध किस तरह से, संरचना, उच्चावच, अफवाह तंत्र एवं जल विभाजक, भू आर्कटिक प्रदेश, भारतीय मानसून एवं वर्षा प्रतिरूप, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एवं पश्चिमी विक्षोभ की क्रियाविधि, बाढ़ एवं अनावृष्टि, जलवायविक प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा एवं उनका वितरण देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि संसाधन की बात होती है तो इसमें भूमि, सतह एवं भूमजल, ऊर्जा, खनिज, जीवीय
एवं समुद्री संसाधन, वन एवं वन्य जीवन संसाधन और उनका संरक्षण, ऊर्जा संकट आपको देखने को मिलेगी। फिर आप देखेंगे कृषि की बात होती है तो इसमें अवसंरचना, सिंचाई, बीज, उर्वरक, विद्युत, संस्थागत कारक, जोत, भूधारण एवं भूमि सुधार, सस्यन प्रतिरूप, कृषि उत्पादकता, कृषि विकास, फसल संयोजन, भूमि क्षमता, कृषि एवं सामाजिक वानिकी, हरित क्रांति और इसकी सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिक विवक्षा, वर्षाधीन खेती का महत्व, पशुधन संसाधन, श्वेत क्रांति, जल कृषि, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, कृषि प्रादेशिकरण, कृषि जलवायवीय क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिक प्रदेश, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। उद्योगों में क्या पढ़ोगे आप लोग? उद्योगों का विकास, कपास, जूट, वस्त्र उद्योग, लोहे एवं इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरक, कागज, रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कुटीर एवं कृषि आधारित उद्योग के अवस्थिति कारक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित औद्योगिक संकुल, औद्योगिक प्रादेशिकरण, नई औद्योगिक नीति, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं उदारीकरण और विशेष आर्थिक क्षेत्र, पारिस्थितिक, पर्यटन समेत पर्यटन, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आप देखेंगे कि आपको परिवहन एवं संचार एवं व्यापार के बारे में पढ़ना होगा। इसमें सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग एवं पाइपलाइन नेटवर्क एवं प्रादेशिक विकास में उनकी पूरक भूमिका, राष्ट्रीय एवं विदेशी व्यापार वाले पतनों का बढ़ता महत्व, व्यापार संतुलन, व्यापार नीति, निर्यात विक्रमण क्षेत्र, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में आया विकास और अर्थव्यवस्था तथा समाज पर उनका प्रभाव, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम आप लोगों को देखने होंगे। सांस्कृतिक विन्यास में आप लोग इसमें भारतीय समाज का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, प्रजातीय, भाषिक एवं निजातीय विविधताएं, धार्मिक अल्पसंख्यक, प्रमुख जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र, उनकी समस्याएं क्या हैं, सांस्कृतिक प्रदेश, जनसंख्या की समृद्धि, वितरण एवं घनत्व, जनसांख्यिकीय गुण, लिंग अनुपात, आयु संरचना, साक्षरता दर, कारबल, निर्भरता अनुपात, आयु काल, प्रवासन, अंतर प्रादेशिक, प्रदेशांतर और अंतर्राष्ट्रीय और इससे जुड़ी समस्याएं, जनसंख्या समस्याएं, नीतियां और स्वास्थ्य सूचक, इन पर आप लोगों को पढ़ना होगा और गहन अध्ययन करना होगा। फिर आप लोग बस्ती पर जाएंगे। ग्रामीण बस्ती के प्रकार, प्रतिरूप एवं तथा आकारिकी, नगरीय विकास, भारतीय शहरों की आकारिकी, भारतीय शहरों का प्रकारात्मक वर्गीकरण, सत्य नगर एवं महानगरीय प्रदेश, नगर स्वप्रसार, गंदी बस्ती एवं उससे जुड़ी समस्याएं, नगर आयोजना, नगरीकरण की समस्याएं एवं उपचार आपको देखने के होंगे। प्रादेशिक विकास एवं आयोजन, भारत में प्रादेशिक आयोजन का अनुभव, पंचवर्षीय योजनाएं, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पंचायती राज एवं विकेंद्रीकृत आयोजन, कमान क्षेत्र विकास, जल विभाजक प्रबंधन और पिछड़ा क्षेत्र, मरुस्थल अनावृष्टि प्रवण, पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए आयोजना, बहुस्तरीय योजना, प्रादेशिक योजना और द्वीपीय क्षेत्रों का विकास, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आप देखेंगे कि आपको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखना होगा। इसमें आप देखेंगे कि भारतीय संघवाद का भौगोलिक आधार, राज्य पुनर्गठन, नए राज्यों का आविर्भाव, प्रादेशिक चेतना और अंतर्राज्यीय मुद्दे, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा संबंधित मुद्दे, सीमा पार आतंकवाद, वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर परिमंडल की भू राजनीति के बारे में आपको पढ़ना होगा। और फिर आप देखेंगे कुछ आपके समकालीन मुद्दे, पारिस्थितिक मुद्दे, पर्यावरणीय संकट, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, बाढ़ एवं अनावृष्टि, महामारी, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित मुद्दे, भूमि उपयोग के प्रतिरूप में बदलाव, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, प्रबंधन के सिद्धांत, जनसंख्या विस्फोट एवं खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय निम्नीकरण, वन उन्मूलन, मरुस्थलीकरण एवं मृदा अपरदन, कृषि एवं औद्योगिक अशांति की समस्या, आर्थिक विकास में प्रादेशिक असमानताएं, संपोषणीय वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, पर्यावरणीय संचेतना, नदियों का सहवर्धन, भूमंडलीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भूगोल आपका जो है ये ऑप्शनल हो जाता है, इतना आप लोगों को सिलेबस कवर करना है। अब क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे ये हम लोग क्या करेंगे कि कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या मुख्य परीक्षा के हो। जिसमें मुख्य परीक्षा में चाहे आप क्वालिफाई पेपर की बात कर लीजिए या निबंध की बात कर लीजिए, 4 GS 4 पेपर होते हैं उनकी बात कर लीजिए, या आपके ऑप्शनल के कर लीजिए। तो इस तरह से 2 ऑप्शनल आपके कवर हो जाते हैं, इतिहास का सिलेबस और भूगोल का। अब आगे बताइए आप लोग कि आप लोग और कोई किसी सब्जेक्ट को लिए हुए तो उसके बारे में भी हम लोग
बात कर लेंगे, उसका भी सिलेबस देख लेंगे, ठीक है। और कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए, तो वो भी आप लोग बताइएगा, सुझाव मायने रखता है, ठीक है।